कल हमने बात करी थी आपकी पर्सनालिटीज के ऊपर और इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के ऊपर। हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि ऑल्दो दोनों चीजें बुरी नहीं है, लेकिन दोनों चीजों का एक्सट्रीमिज्म जो है वो बुरा है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं सारी चीजें अपने हिसाब से कहने और करने की। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहाने मिल जाते हैं काम नहीं करने के। ठीक है ना? It is always good to make a balance between being an extrovert and introvert, and being an ambivert is the best situation you can be into. ठीक है ना? Ambiversion जो है वो बेस्ट चीज होती है, क्योंकि एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन आपके खुद के लिए गलत होता है, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्जन जो है वो भी आपके लिए गलत होता है। अब कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं इन सब चीजों को बैलेंस करने में। तो हम वो पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं। एक जो ट्रेट है जिसको हम लोकस ऑफ सेंटर बोलते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? हम दो तरीके से सोचते हैं। एक, हम अपने आप के बारे में सोचते हैं और हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। यही तो करते हैं अपन जनरली। कुछ चीजें होती हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हमारे को एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। किस चीज का बैलेंस? कि क्या ये बाहर वाले फैक्टर्स हमारे को इन्फ्लुएंस करेंगे? ठीक है। और क्या मेरी खुद की जो हरकतें हैं वो मेरे उसको इन्फ्लुएंस करेगी? अगर हम इस चीज के अंदर बैलेंस बना के चल पाते हैं तो चीजें हमारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जिसमें आपके दो टाइप के लोकसेस है। इंटरनल, जो कि खुद से एसोसिएटेड है, आपके जो खुद के ऊपर बिलीव्स हैं और खुद के लिए जो थिंकिंग है आपकी वो। और एक्सटर्नल, जो कि आप ये सोचते हो कि भाई बाहर वाली चीजें मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी। नहीं होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो जो ये लोग सोचते हैं ना कि ये लोग क्या कहेंगे, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे को इसमें एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इंटरनल लोकस में क्या होता है? इंटरनल लोकस वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी लाइफ की जो डेस्टिनी है, मेरी लाइफ का जो भी वो होगा, वो मैं खुद ही वो कर पाऊंगा, मतलब वो मैं खुद ही कंट्रोल कर सकता हूँ मेरी डेस्टिनी को। ऐसा होता नहीं है। आपकी जो लाइफ है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स से जुड़ी हुई होती है। फिर आपका एक आता है, लोग बाकी कहते हैं कि भाई चार लोग क्या कहेंगे। वो एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल हो गया कि आप उन जो बाहर से जो चार लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि भाई वो लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी के प्रेशर में आप वो आ रखे हो। तो ऐसा होता नहीं है। इस केस में क्या होता है? अगर आप चार लोगों का सुनने लगोगे तो आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने अपने मन को भी मारा है। अगर आप मन मार के काम करोगे तो वो भी काम गलत है ना? समझ आई बात? तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। अगर ये बैलेंस नहीं है आपका ढंग से तो आपको आगे जाके काफी दिक्कत आने वाली है। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि जो चार लोगों वाली बात है, हम इतना मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। हर एक चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ऐसा नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे तो मतलब हम चार लोगों की बात ही ना सुने। उन चार लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा देखा ही होगा कि वो कुछ कह रहे हैं। हमको थोड़ी ना बोल रहे हैं किसी चीज को लेकर। मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस करे होंगे चीजों के, कुछ उनके भी अनुभव रहे होंगे। तो जब उनके अनुभव है तो हमें कभी कभी दूसरों से भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारा टाइम सिर्फ यही सोच के चले। जैसे तुम्हें मैंने बताया था, कल
कल का जो अपना टॉपिक था इंट्रोवर्ट्स के अंदर तुमने नोटिस किया होगा उनकी नॉलेज थ्योरेटिकल ज्यादा रहती है, प्रैक्टिकल कम रहती है। अब उनकी नॉलेज क्योंकि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कम है, तो उस चक्कर में उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कम है। जब उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कम है तो वो जो चार लोग जो बात कर रहे हैं उनसे, उनको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनको अभी भी यही लगता है कि वो चार लोग जो बोल रहे हैं वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। एट द सेम टाइम जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन चार लोग जो वो बोल रहे हैं उसको, तो एक्सट्रोवर्ट ये सोचता है कि यार मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे को ये जो चार लोग बोल रहे हैं इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है सेल्फ एस्टीम की। ये जो तुम्हारा ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम कोई हिंदी बताएगा सेल्फ एस्टीम की? नितेश, हिंदी पता है क्या देखो सेल्फ एस्टीम की? नितेश, यश, हर्षिता, एक ये हर्षिता को फोन करना, कोई यश को फोन करो। सेल्फ एस्टीम होती है खुद की वर्थ, कि भाई तुम्हारी खुद की निगाह में क्या औकात है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई नहीं यार ये मैं सारे काम कर सकता हूँ, ये काम मेरे को करना होता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारी सेल्फ वर्थ अच्छी है, अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अंदर खुद के लिए पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम कमजोर है, तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ही नहीं पता होंगी। हमारे को ये चीज समझ में आना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू आपकी वीकनेस। आपकी जो कमजोरियां होती हैं, हर एक इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम अच्छी है अगर आपकी, और आपको पता है कि हाँ भाई मेरी मैं ये चीज संभाल सकता हूँ, तो आप अ, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तुम कुछ जिम्मेदारियां ले पाओगे। अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम खराब है, या तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को कुछ दुख हो रखा है, कुछ टाइप की कमी है, तो तुम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है उसको शर्क करने लगोगे। भाई शर्क मतलब आलस करने लगोगे, उस काम को करने के लिए तुम बहाने ढूंढोगे कि भाई मुझे वो काम किस तरीके से नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा सेल्फ एस्टीम अच्छा है, तो तुम दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करोगे। अब वही बात हो जाती है, सेल्फ एस्टीम जो है तुम्हारी लोकस ऑफ कंट्रोल से एसोसिएटेड होती है। लोकस ऑफ कंट्रोल वही कि लोग बाग क्या कहेंगे, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को सब पता है, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो ये जो इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस है आपका, इसको बैलेंस अगर आपका बहुत अच्छा हो रखा है, तो आपका सेल्फ एस्टीम भी अच्छा होगा। समझ आई? अब सेल्फ एफिकेसी भी एक चीज होती है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, कोई काम दिया जाए आपको, तो आपकी खुद की क्या विश्वास है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से कि क्या आप उस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये जो इंडिविजुअल वर्क होता है, ये जो इंडिविजुअल सेल्फ एफिकेसी वाला केस होता है, इसके अंदर इंसान के ये दिमाग में सोच रहती है कि भाई ये वाला काम मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा।
तो वो काम लेने से पहले ही वो घबरा जाता है। काम लेने से पहले ही वो सामने वाले को बता देता है, भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना? तो हमारे को हमारी सेल्फ एफिकेसी भी इम्प्रूव करनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल बैलेंस रहेगा और थोड़ी सी हमारा सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा। जो सेल्फ एफिकेसी वाला बंदा है, जिसके पास अच्छी खासी सेल्फ एफिकेसी है, जो ये सोचता है कि हाँ यार मैं काम को कर सकता हूँ, जो पहले ही हथियार नहीं डालता, वो कोई भी काम को पूरा करने की 100% कोशिश करेगा। अगर उसके काम में कोई रुकावट आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो उसको भी ओवरकम करेगा। ठीक है ना? तो वही बात हो गई कि आप काम कौन सा करना चाहोगे, वही करना चाहोगे जो आपको आसान लगेगा। सारे काम उतने ही मुश्किल हैं जितने वो आसान है, डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी के ऊपर। कोई काम अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो हो सकता है वो दूसरे वाले के लिए आसान हो। कुछ लोगों के लिए कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ काम बहुत आसान होते हैं, है ना? तो हम बात कर रहे थे सेल्फ एफिकेसी की। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें रखनी है, अगर आपको अपना काम अकम्प्लिश करना है, तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ज़रूरी है और लोकस ऑफ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को करने के लिए एक कंसेप्ट आता है, सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग में मैंने तुम्हें कल एक चीज़ बताई थी, तुम दिन में 4 बार अपने मूड को एक बार चेक करो। दिन में तुम सुबह उठो, सुबह उठते ही तुम अपना मूड चेक करो कि तुम्हारा मूड किस टाइप का है। तुम्हारे को तुम्हारे दिमाग में किस टाइप की थॉट्स आ रही हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो अगर तुम ये चीज़ अपना वो रखते हो, तो तुम्हारे को काफ़ी एडवांटेज रहेगा, क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग जो है, एक सेकंड होल्ड। मैंने तुम्हें सेल्फ मॉनिटरिंग वाली एक चीज़ बताई थी कल। तो सेल्फ मॉनिटरिंग, अगर तुम अपने खुद की बॉडी के सिग्नल्स देखोगे, सिचुएशंस देखोगे, तुम्हारा मूड सुबह उठ के कैसा है, तुम्हारे को अगर कोई काम दिया जाता है तो उस टाइम पे तुम्हारा मूड कैसा है, अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है तो उस टाइम पे तुम्हारा मूड कैसा है। मूड, गुस्से के अंदर भी मूड अलग अलग होते हैं। और मुझे किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरे को उसकी बात पे गुस्सा आने के साथ में मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके एक थप्पड़ मारूं, कि मेरे को उसके ऊपर दुख हो रहा है कि यार कैसे बातें होती हैं, ये कैसे बातें करता है। तो होता है ना, समटाइम्स यू टेक पिटी ऑन समबडी। तो अपना मूड, ये सेल्फ मॉनिटरिंग वाला जो पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही सेल्फ मॉनिटरिंग, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स और हिंट्स फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशन। अगर तुम अपने मूड को खुद चेक करते रहोगे, तो तुम्हारे को अपने ही मूड को चेंज करने में आसानी होगी। समझ आई बात? जब तुम आसानी से अपने खुद के मूड को चेंज करते हो, तो उस टाइम पे जब लोग बाग तुम्हारे को कोई चीज़ इन्फॉर्म करेंगे कि भाई तुम इस चीज़ को ऐसे कर लो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, तो उस टाइम पे तुम्हारे को उनकी बात सुन के, उनकी बात समझ के अपने आप को मॉडिफाई करने में आसानी रहेगी। तो सेल्फ मॉनिटरिंग सिर्फ अपने लिए ही ज़रूरी नहीं है, अपनी सिचुएशन के अंदर लोग बागों के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए भी ज़रूरी है। अगर तुम
तुम्हारे को कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है, तुम्हारे को चार जने एक ही बात बार बार कह रहे हैं, तो ये थोड़ा ना है कि भाई चार के चार गलत है। ऐसा थोड़ी है। अब चार के अंदर से तुम्हारे को पांचवे ने भी आके वही बात बोल दी, तो मतलब क्या वो पांचों जने गलत हो गए? तो फिर, तो हमारे को ये जो बाहर से सिग्नल्स मिलते हैं, जो हिंट्स मिलते हैं, इनको यूज करके अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करने में, थोड़ा सा एडजस्ट करने में आसानी होती है। ये आसानी तब होगी जब तुम अपने खुद के मूड को रेगुलरली चेक करते रहोगे। अपने मूड को चेंज करना तुम्हारे को आता है उस टाइम पे। हम जनरली ये सोचते हैं कि भाई जो भी ये काम बोल रहा है, ये पता नहीं क्यों ज्ञान दे रहा है हमारे को। और ज्ञान लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, ज्ञान बांटना सबको अच्छा सा आता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है खुद के ऊपर, तो सब जने वो हो जाते हैं कि नहीं भाई, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। समझ आई? तो ये जो हमने लोकस ऑफ कंट्रोल देखा था, इंटरनल और एक्सटर्नल का, और सेल्फ एस्टीम का, और सेल्फ एफिकेसी का, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को इम्प्रूव करेंगी, और सेल्फ मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में तुम्हें मदद करेगा। लाइफ में बहुत सारी तुम्हारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जबकि चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो रही हैं तो वो अच्छी हो रही हैं, ये तो अंडरस्टूड है, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन जब सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, तब जरूरी नहीं है कि वो चीज़ गलत हो रही हो। ठीक है ना? तो तुम्हारे को उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना है, और ये देखना है कि अगर तुम्हारे को कहीं से हिंट मिल रहा है कि भैया ये चीज़ नहीं, ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे मत करो, तो उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये अगर चार जने कह रहे हैं तो ये चार जने क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो अंडरस्टूड सी बात है। एक एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हारे को। तुम्हारे को एक असाइनमेंट दिया मैंने, और तुम्हारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल तुम्हारा वीक है। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई का मतलब ये हो गया कि तुम यही सोचते हो कि नहीं भाई, जिस तरीके से मेरे को आता है मैं उसी तरीके से करूँगा, बाहर वाला जो कह रहा है वो पता नहीं, मेरे को उस तरीके से करना ही नहीं है। तुमने अपना एक माइंडसेट बना रखा है। तुम्हारा एक्सटर्नल लोकस इसलिए पुअर है क्योंकि तुम्हारा सेल्फ एस्टीम में थोड़े से इश्यूज हैं। ठीक है। और अब क्या हुआ, जो मैंने तुम्हारे को असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अगर किसी फैकल्टी की हेल्प लेनी है तो तुम ले सकते हो। तो तुम में से कुछ ही लोग होंगे जो कि दूसरी फैकल्टी के पास जाके उस सिचुएशन के अंदर हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती है, मदद लेने से तुम्हारे को सजेशंस ही मिलते हैं, हिंट्स ही मिलते हैं। ठीक है ना? तो अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट रहेगा कि कोई काम अगर तुम्हें दिया है और तुम्हारा लो सेल्फ मॉनिटरिंग है, तो तुम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब एक इसमें कंसेप्ट आता है मैच विलनिज्म का। अब इसमें क्या होता है, अम, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा है जिसके अंदर आपके पास जो स्ट्रेंथ है, आप उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज करते हो। फिर उससे तुम्हें ये मतलब नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। उसका इम्पैक्ट तुम्हारे घर वालों पे, तुम्हारे दोस्तों पे क्या है, तुम सेल्फिश हो जाते हो। तो इसके नाम में ही विलन है, दिख रहा है? ठीक है ना? सो इट इज अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स which determines the degree to which a person focuses on using power to further his own needs, regardless of impact on others. उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरों पे उस चीज़ का क्या असर हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों को इस चीज़ से, उसे कोई मतलब नहीं है। द होल आइडिया दैट फेलो इज कि ये मेरे को पावर मिली हुई है, इस पावर से मुझे बेनिफिट होना चाहिए। अब इसमें लोग बाग जो हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं खुद के पर्पस के लिए। ठीक है। और जिन लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है,
उनको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर गिल्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाले को कैसे हार्म कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली कर रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई शर्म नहीं होती है। मतलब इट इज़, देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ गुड पर्सनालिटी कैरेक्टर। मैचिवलिनिज्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा तो इंसान बहुत ज़्यादा शांत और काम रहने लगेगा, जो गलत है। कि भाई आपको एक गाल पे चमाट मारा तो आपने दूसरा गाल आगे कर दिया, ये गलत चीज़ है। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं ना, सैडिस्ट होते हैं। सैडिस्ट, जिनको दूसरों को दुखी देख के बड़ा मज़ा आता है, वो मैचिवलिनिज्म का एक पार्ट है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई क्या हो रहा है, बस ये है कि सामने वाले ने तुम्हारे को डिसएडवांटेज दिया, तो अब तुम सैडिस्ट हो जाओगे। कुछ भी करके उसको टॉर्चर करना है तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम बनना है उससे। तो ये एक कैरेक्टर जो है, ये कुछ जगहों पे अच्छा भी है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को गुस्सा भी आना चाहिए। अगर इंसान को गुस्सा आएगा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, तो वो भी गलत चीज़ है। दैट मीन्स अगर तुम्हारे को गुस्सा नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एस्टीम के अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर फाइनल जो है पोर्शन अपना, वो आता है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटीज। अब टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज जो हैं, ये अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज हैं। इनको इस हिसाब से वो किया है डिवाइड, कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है। जो आपके टाइप ए वाले जो हैं, वो बड़ा अच्छे से काम करते हैं अंडर प्रेशर। ठीक है ना। इनका जो तरीका होता है काम करने का, वो कॉम्पिटिटिव तरीका होता है। ये compete करते हैं, अच्छा उसने ऐसा किया, ओ मैं इस बार और अच्छा करूँगा उससे। उनको नंबर्स पसंद होते हैं, मेजरिंग, वो सक्सेस जो होता है वो उससे मेजर करते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या चीज़ें अक्वायर करी हैं। कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, और कितनी महंगी वॉच पहन रखी है, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे। ये इन सब चीज़ों से अपना डिसीजन लेते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल है। टाइप बी पर्सनालिटी जो होती है, वो काफ़ी कामली वर्क करती है बिना किसी प्रेशर के। उनको ऐसा नहीं है कि भाई काम करना है तो उसके ऊपर मतलब अगर सिचुएशन में कोई चेंज आता है तो वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। क्या होता है? हाँ, कैजुअल होते हैं, दे वर्क कामली विदाउट प्रेशर। ये तो सही है डेफिनेशन। बताओ। हाँ, they don't take any kind of pressure. If a type A person is given a particular task and type B person is given a particular task, and the task involves a lot of pressure on that, the type A person is going to work with competitive zeal, the type B person is going to work without any pressure. यही तो है ना डेफिनेशन। वही तो बता रहा हूँ मैं इनको। मैम साइकोलॉजी से हैं, तो वो मेरे को बता रही थी कि टाइप बी पर्सन जो है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता काम में, उसको काम ख़त्म करना है ना। हिंदी में तो यही बोलेंगे अपन। तो इसी चक्कर में टाइप बी पर्सन जो होते हैं, वो अपनी जो लाइफ होती है, वो लो प्रेशर लाइफ सेलेक्ट करते हैं। उनकी लाइफ जो है, वो काफ़ी रिलैक्स रहती है, इजी गोइंग रहती है। वो काफ़ी सोशेबल पर्सन होते हैं। ठीक है। टाइप ए पर्सनैलिटी जो होती है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव पर्सन होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ योर बिहेवियर। एंड ये चीज़ तुम्हारे को समझनी है। अगर तुम अपना सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करना चाहते हो, तो तुम्हारे को अपना लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा।
बाहर वाले क्या कह रहे हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी, खुद का दिल क्या कह रहा है वो भी समझना पड़ेगा, और फिर अपना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिल और दिमाग हमेशा एक साथ यूज़ करोगे तो फंस जाओगे। कुछ सिचुएशंस में तुम्हें दिल से काम लेना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस में तुम्हें दिमाग से काम लेना पड़ता है। समझ आई? और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारा लाइफ के अंदर चीज़ों को लेके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा तुम्हारा सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होगा, या फिर बिल्कुल ही बिखर के खराब हो जाएगा। भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा हो ही नहीं रहा है, 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 तो जो तुम्हारी सेल्फ मॉनिटरिंग वाली चीज़ है वो उसके अंदर तुम्हारे को मदद करेगी कि भाई तुम इम्प्रूव करोगे या पर्सनालिटी में डिप्रूव कर जाओगे। समझ आई? तो ये हमारा जो है ये पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर का टॉपिक था। अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मतलब पर्सनालिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। अब आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके लिए अलग होंगे और आपके छोटे भाई के या छोटी बहन के लिए अलग होंगे। ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चे अगर एक ही घर में पल रहे हैं तो उनको सेम टाइप की उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं उस केस के अंदर। अब क्या होता है, आपके 5 फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इम्प्रूवमेंट और इन्फ्लुएंसिंग ऑफ योर पर्सनालिटी। आपका हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट आ गया, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आप कैसे बने हो, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आप कैसे बने हो, जोग्राफिकल कंडीशंस किस तरीके से बने हुए हो, और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है आपका। अब हमें ये तो पता ही है कि हेरिडिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है किसी भी बंदे की पर्सनालिटी को इम्प्रूव और डिप्रूव करने के अंदर, क्योंकि जीन्स जो हैं आप अपने पेरेंट्स से लेके आते हो। ठीक है, और वो जो जीन्स हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण बनते और बिगड़ते हैं। ठीक है ना? सो जो हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो दोनों मिलकर इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी बंदे की पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने में। अब ये तो हमें पता है कि जब एक बच्चा होता है तो दोनों पेरेंट्स की तरफ से उसके जीन्स आते हैं। अब जैसे मेरी डॉटर है तो उसके अंदर जीन्स मदर की तरफ से भी आ रहे हैं, मेरी तरफ से भी आ रहे हैं। उसके अंदर जीन्स मेरी मदर के पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहे हैं और मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहे हैं। उसके अंदर जीन्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहे हैं और मेरी वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहे हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा फंक्शन करते ही करते हैं, लेकिन हम माइक्रोबायोलॉजी में एक कंसेप्ट जानते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन जीन्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी में एक कंसेप्ट रहता है जिसके अंदर अगर स्ट्रेस एसोसिएटेड जीन ऑन स्विचिंग ऑन होती है, ठीक है ना, तो ये जो जीन्स होते हैं अगर आपके माइक्रोब को अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस मिल रहा है तो उसके अंदर वो जीन स्विच ऑन हो जाएगा जो कि उसको उस स्ट्रेस से बचा सकता है। जब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, जब माइक्रोब को स्ट्रेस मिलना बंद हो जाएगा, तो वो जीन्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि नेचर को तो अपने को एनर्जी कंजर्व करनी होती है ना। इसलिए अब क्या हुआ, इंसान के अंदर भी एक मेजर फैक्टर यही वाला रहता है। तुमने हिटलर के बारे में सुना है? हिटलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे नाजीज के ऊपर। नाजीज जो थे नाजीज के ऊपर कह रहा हूँ, नाजीज ने ज्यूज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ था कि अम, जो यहूदीज थे, जो ज्यूज थे, उनको बहुत टॉर्चर किया था। उनको खाना नहीं मिल रहा था और उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर बहुत था और फिजिकल टॉर्चर बहुत था। तो अब एक बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल है। उन लोगों को खाना बहुत कम मिलता था। तो जब खाना उनको बहुत कम मिलता था तो उनकी बॉडी में जो भी थोड़ा सा खाना जाता था
उनकी बॉडी उस थोड़े से खाने को फटाक से एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब आज 80 साल बाद, 100 साल बाद, जब ये उनकी जनरेशन जो बच गए हैं, उनकी जनरेशन जो आ रही है, उनको डायबिटीज का बड़ा लफड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको, उनकी बॉडी में वो वाले जो जीन्स थे वो स्विच ऑन हो चुके हैं। थोड़ा सा खाना खाएंगे, वो खाना फटाक से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी को एनर्जी देने लगेगा। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे उनको खाना मिलता ही नहीं था। तो अगर उनको आधी ब्रेड मिली या एक ब्रेड मिली तो बॉडी उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देती थी, फटाक से उसको कन्वर्ट कर लेती थी न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्ट्स के अंदर, और बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती थी। अब इतने साल बाद जब कोई हिटलर नहीं है, कोई नाजीज नहीं है, कोई उनके ऊपर टॉर्चर नहीं हो रहा है, तो वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो तो चेंज हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस ने जो जेनेटिक्स में चेंजेस किए हैं वो अभी तक कंटिन्यू होते जा रहे हैं। समझ आई? तो ये जो आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो आपके जीन्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, और जो आपकी जीन्स हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और सोशो कल्चर। फिजिकल में आपका आ जाएगा खाना, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका स्कूल कौन सा है, ठीक है ना? समझ आई? आप विलेज में पढ़ रहे हो चाहे या शहर में पढ़ रहे हो, विलेज में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। ये चीज़ तो तुम खुद भी नोटिस करते होगे अपने बीच में, ठीक है? और फिर आपका आता है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, जॉइंट फैमिली में हो कि अकेले रह रहे हो, दोस्त लोग हैं कि नहीं हैं। अगर तुम्हारे दोस्त लोग ही नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि इंसान जो है सोशल एनिमल है। अगर दोस्त नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। एनवायरमेंटल जो इंसान के ट्रेट्स होते हैं भाई, माँ बाप बच्चों को कितना सिखा सकते हैं? अब ठीक है, मैं मानता हूँ मैं अपने बच्चों को बदमाशी करना पक्का से सिखाऊंगा, लेकिन बदतमीजी करना तो वो दोस्तों से ही सीख के आएंगे। मैं बदमाशी सिखाऊंगा, बदतमीजी वो दोस्तों से सीखेंगे। फिर उनको डांट पड़ेगी तो उनको समझ में आएगा कि बदमाशी और बदतमीजी में फर्क क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे को समझनी है तो हमारे पास सोशल और ये कल्चरल फोर्सेस जो होते हैं इनको भी यूटिलाइज करना आना चाहिए। फिर आपके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। भाई अंडरस्टूड सी बात है, एक स्मार्ट लुकिंग बंदा अगर अच्छा दिखता है, अच्छे से शक्ल सूरत अच्छी है, मैं भी कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर शक्ल सूरत अच्छी है और अगर उसका बोलने का तरीका अच्छा है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि लोग बाग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अगर शक्ल सूरत अच्छी नहीं है और बोलने के तरीके में भी कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो लोग बाग उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर कपड़े की बात बाद में आ जाती है। हम कपड़े की तो बात अभी कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपना जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका उसकी बात कर रहे हैं। आपकी हाइट कैसी है, आप दिखने में कैसे हो, गोरे हो काले हो, ठीक है ना? ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है वो इंक्रीज करते हैं। समझ आई बात? फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए भाई, आपकी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, आप कितना हेल्दी हो, आपका नर्वस सिस्टम सही सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर थायराइड काम नहीं कर रहा है ढंग से, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। हाइपर है तो तुम एक्सेसिवली लंबे हो रखे होगे, मोटे हो रखे होगे। हाइपो है तो तुम्हारे को और अलग तरीके की बीमारियां होंगी। तो तुम्हारा खुद का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, तुम्हारी हेल्थ कैसी रहती है, वो भी तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको यूं रखते हैं कि अरे नहीं बीमार पड़ जाएगा, अरे नहीं बीमार पड़ जाएगा, बाहर मत भेजो इसको। जैसे हमारे कुछ जानकार हैं, उनका ये एटीट्यूड था
कि भाई उनके बच्चे को वो क्या होली भी नहीं खेलने देते थे कि पानी में भीग जाएगा बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा, उसको रंग से एलर्जी है। अरे तो यार, रंग से एलर्जी है तो कम से कम उसको एक दो बार करने तो दो, बॉडी को मौका तो दो। अगर बॉडी को मौका ही नहीं मिलेगा एलर्जी भगाने का, क्योंकि बॉडी तो खुद अपने हिसाब से काम करती है, अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा, तुम बॉडी को मौका ही नहीं दोगे, तो वो कैसे काम करेगी? तो तुम प्रोटेक्ट करके चलोगे तो बाद में जाके बच्चे को तो दिक्कत आनी ही आनी है। अब तुम लोग देख लो, तुम लोग गांव से हो, खेतों में खेल के बड़े हुए हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बाय गॉड बहुत अच्छा है, हमसे 10 गुना अच्छा है। हम शहर वाले हैं, हमारे को तो वो फैक्टर्स मिले ही नहीं जो तुम लोगों को मिले थे। खेत में जाते हो, मट्टी में खेलते हो, ये सारी चीजें तुमने करी हैं अपने बचपन में, हमने तो नहीं करी। इसलिए तुम्हारा इम्यून सिस्टम हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे को बैठे ठाले जुकाम हो जाए कभी कभी तो तुम लोग कितनी सर्दी में मतलब एक हल्के से स्वेटर में घूम लेते हो। तो ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे एनवायरमेंटल कंडीशन से आते हैं, और तुम लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो। फिर जोग्राफिकल कंडीशंस हो गई, तुम कहाँ पर रहते हो, किस जगह पे रहते हो, वहाँ का खाने पीने का क्या हिसाब किताब है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है सर्दी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं। अब मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो जब हम छोटे थे तो हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे। फिर उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया पहाड़ी इलाके में। तो जब वो पहाड़ी इलाके में गया तो वहाँ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, क्योंकि पहाड़ी में तो चढ़ाई, जैसे हिमाचल है और ये जगह है, तो यहाँ पे तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो तुम्हारे को चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी उतरते हुए। तो जब तुम चढ़ाई चढ़ते हो तो तुम्हारा चलने का तरीका अलग हो जाएगा, तुम टोज पे चलोगे, हील्स पे नहीं चलोगे। टोज जो आपके पैर का आगे वाला हिस्सा होता है, पंजा, उसके ऊपर चलोगे, जैसे लड़कियां हील पहन के नहीं चलती हैं वैसे। और जब तुम यहाँ प्लेन के ऊपर चलते हो तो आप पहले अपना जो पीछे वाली बॉल होती है पैर की, उसको रखते हो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हो। तो कुछ साल बाद, कुछ नहीं काफी साल बाद वो वापस से राजस्थान आया बंदा पहाड़ी से। तो जब वो चलता था तो उसकी चलने का तरीका ऐसा था जैसे ये डक वॉक हो रही हो, जैसे बतख चलती है ना वैसे। तो जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी जो होती है वो थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लगती है उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशंस के लिए। अब एक और एग्जांपल ले लो, जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह में कोई रहने वाला है, या रशिया में कोई रहने वाला है जहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है साल भर, वो अगर हिंदुस्तान आ जाए जून के महीने में तो परेशान नहीं हो जाएगा वो अपनी लाइफ से? यहाँ आजकल 40-45 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, तो वहाँ पर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ जाए तो। अब अगर हम अंग्रेजों के पास चले जाएं, यहाँ से अगर हमारे को रशिया भेज दिया जाए राजस्थान से, तो हमारी सर्दियाँ भी काफ़ी, जैसे चूरू वगैरह का इलाका है वहाँ पे 0, -1, 0 इस डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर।
तो लोगबाओं को मतलब पता है उनकी बॉडी को कि भाई क्या है। उनको अगर रशिया वगैरह भेजोगे तुम उस कोल्ड एरिया के अंदर, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो रखा है तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम राजस्थान वाले को केरला भेज दोगे, तो यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। केरला में 90% ह्यूमिडिटी रहती है। वहाँ तो मतलब आपकी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी है। तुम बारिश के दिन में दिल्ली जाके रहकर देख के दिखा दो। भाई अपने तो राजस्थान में बारिश हुई, फटाक से मौसम ठंडा हो गया, और फटाक से थोड़ी देर के लिए उमस हुई, कपड़े थोड़ी देर से सूखे और अगले दिन धूप आ गई और फिर उमस खत्म हो गई। दिल्ली में जमुना जी हैं, जमुना जी के चक्कर में आपके उमस बहुत रहती है वहाँ पे। तो आपके ये जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये भी आपके पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। अब इसमें पर्सनालिटी का क्या रिलेशनशिप हुआ? भैया क्या हुआ, आप यहाँ से चले गए केरला, केरला में इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि आपको लग रही है गर्मी, आपसे वो गर्मी सहन नहीं हो रही है, या आप उस गर्मी से आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो आप हो गए चिड़चिड़े। अब आप चिड़चिड़े हो गए तो आपने चिड़चिड़ करनी शुरू करी, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी जो है वो धीरे धीरे करते करते डिटोरिएट होती जाएगी। और फिर आता है आपका कल्चर। फाइनली जो आपके पड़ोस में लोग बाग रहते हैं, जो आपकी सोसाइटी है, वो किस टाइप की है ना? तो इस चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और उसके बेसिस पे भी आपकी पर्सनालिटी वेरी करती है। एक अच्छा एग्जांपल इसने दिया हुआ है, सोल्जर्स जो होते हैं वो बड़े पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का जो कल्चरल एनवायरनमेंट उनको मिलता है, वो उसी टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है। और अपन देख लो, 10 बजे तक तो यश महाराज कॉफ़ी नहीं पी के उठते हैं, है ना यश? है ही नहीं क्लास में, डिसिप्लिन है ही नहीं किसी को। तो ये भी चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? आपके कल्चर जो हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। मटेरियल कल्चर, जो कि फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर, जो कि आपकी वैल्यूज़ हैं, जो घर से आती हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मिल के पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंस लाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तुम्हारा 12 मार्क के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक। और क्वेश्चन तुम्हारे इस बार, क्योंकि तुम लोगों ने क्लासेस ढंग से अटेंड नहीं करी हैं और पढ़ाया सब कुछ है, ये देखो ऑफिशियली आज तुम्हारा ये इंग्लिश वाला कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से कोर्स में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट टिप फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या ख़त्म करें? ख़त्म ही कर लेते ना। अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करो, इंग्लिश इंप्रूव करो। अगर तुम्हारे को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश अभी बहुत कॉमन लैंग्वेज है इस वक्त। तुम्हारे को इंटरव्यूज़ में भी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिशन के लिए भी, जॉब के लिए भी, और दोस्तों के लिए भी, जब तुम नए ग्रुप्स बनाओगे उसके अंदर। अगर तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है, कमांड है इंग्लिश के ऊपर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इंग्लिश पे रीडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए तुम्हारे को। जब तुम्हारी ग्रामर पे और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ आपकी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी आता है, आप किस तरीके से जेस्चर करते हो वो भी आ जाता है, हाथ कैसे हिला हिला के बात करते हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाथ हिला के बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती हैं। ड्रेसअप करो ढंग से, अच्छे से दिखो, अच्छे दिखोगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को चेक करो। अगर तुम्हारे को तुम्हारी नेगेटिव क्वालिटीज़ कोई चेक करवा रहा है, तो उसकी बात का बुरा मत मानो, उसके ऊपर सोचो। वो चार जने तुम्हारे दुश्मन नहीं है, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर तुम वो क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर लेते हो, तो तुम्हारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में मदद होगी।
अगर तुम नहीं करोगे तो वही कुएं के मेंढक बने रहोगे, ना खुद कुछ सीखोगे, ना आने वाली जनरेशन को कुछ सिखा पाओगे। ठीक है।